हे गाइस, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है कि 2019 का बजट आ चुका है, लेकिन इस बार का बजट कुछ खास है। और अभी हम लोग बहुत कम टाइम में जो भी हाइलाइट्स हैं वो सब हम लोग कवर करेंगे। कोई बकवास नहीं करेंगे, कोई पॉलिटिकल इश्यूज हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। आपको हर जगह यही प्रॉब्लम है कि अभी जितना बजट पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है उतना पॉलिटिकल इश्यूज ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। हम लोग उन सारे बातों को इग्नोर करेंगे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो और जो भी पॉइंट्स आप पढ़ो वो सारे वैलिड हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बजट के बारे में जो भी डिटेल है वो। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला जो हम लोग को ये देखना है कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर है पीयूष गोयल। ये परमानेंट फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, तो ये कार्यभारी है, कार्यभार इनको मिला है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, क्योंकि अरुण जेटली अभी कुछ उनको हेल्थ इश्यूज है इसलिए वो बाहर हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2019 का इंटरिम बजट जो लाया गया वो किसके द्वारा लाया गया। तो फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा, ठीक है। इसके बाद जो सबसे पहला चीज हम लोग को डिस्कस करना है वो ये करना है कि ये तीन टर्म्स आपको दिख रहा है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। वोट ऑन अकाउंट बजट, इंटरिम बजट और फुल बजट, ये तीनों टर्म्स किस तरह से एक दूसरे से डिफर करता है और क्यों हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस करना जरूरी है। अभी देखो यहाँ पर टिक दिख रहा है इंटरिम बजट, यानी इस बार का 2019 का जो हमारा बजट था वो इंटरिम बजट था। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसका जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है। वोट ऑन अकाउंट बजट ये क्या होता है। देखो आप जानते हो बजट जो लाया जाता है वो टोटल 12 महीनों के लिए लाया जाता है, ठीक है। सरकार एक बजट बनाती है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसमें कितना खर्च करना है, कितना इनकम होने जा रहा है, ये सब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, हमारी सरकार डिस्कस कर लेती है। उसके बाद फिर अगले 12 महीनों के लिए वो अपना खर्च तय करती है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, देखो अगर 10 महीने के बाद ही सरकार का पैसा खत्म हो जाए तो ये लास्ट 2 महीनों में सरकार को जो भी खर्च करने के लिए पैसा चाहिए उसके लिए वो एक बजट बनाती है, उसको हम लोग बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट बजट, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट बजट, इसमें सिर्फ एक्सपेंडिचर इंक्लूड किया जाता है, इसमें रेवेन्यूज को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, जिससे हमारा क्या इनकम होने वाला है वो सब सारे बातें हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ क्या एक्सपेंडिचर है उसका हम लोग एक एस्टिमेट करते हैं और फिर बजट बनाते हैं। ये अंतर होता है आपका बजट यानी फुल बजट और वोट ऑन अकाउंट में। अब इंटरिम बजट क्या होता है। इंटरिम बजट में सेम टू सेम एक फुल बजट ही पेश किया जाता है, जिसमें हम लोग कोई बड़ा ऐलान नहीं कर सकते हैं, बस कुछ अपना खर्च है, कुछ रेवेन्यूज का हम लोग बातें करते हैं। इसमें कोई फ्यूचर के लिए बड़ा ऐलान नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये कुछ ही टाइम के लिए होता है। और इंटरिम बजट तब लाया जाता है जब जनरली ये तब लाया जाता है जब सरकार का लास्ट टाइम चल रहा हो, यानी न्यू इलेक्शन होने वाला हो, जिस तरह से अभी 2019 में लाया जाना है यानी लाया गया, ठीक है। 2019 में अभी आप जानते हो हाल ही में अभी इलेक्शन होने वाला है, तो कुछ महीनों के लिए ये बजट लाया गया है, ठीक है, इंटरिम बजट। और ये कुछ महीनों के बाद अगर न्यू सरकार आती है तो उसके बाद ये बजट वैलिड रहेगा या इनवैलिड रहेगा ये कोई तय नहीं कर सकता है। अगर यही सरकार रही तो हो सकता है इसी को एक्सटेंड किया जाए, नहीं तो न्यू सरकार आएगी तो इसको रद्द कर सकते हैं वो। तो इसी कारण से इसको हम लोग बोलते हैं इंटरिम बजट, यानी ये टेम्पोररी बजट है और कुछ महीनों के लिए है। लेकिन सरकार पर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है। आप यहाँ से ये एक बात क्लियर कर लेना, सरकार पर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि वह इंटरिम बजट लाए या फुल बजट लाए, वो फुल बजट भी ला सकती है, लेकिन ऐसा जनरली कोई भी सरकार करती नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था कि अगर इलेक्शन हो रहा है तो किस तरह की बजट लाने की कोशिश रहती है सरकार की, इंटरिम बजट की, ठीक है। ये सारा टर्म्स आपका क्लियर हो गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग करने से पहले थोड़ा सा इसका हाईलाइट देख लेते हैं क्या है कि जो उन्होंने बातें बोली, हमारे पीयूष गोयल जो हमारे वित्त मंत्री थे, उन्होंने बातें बोली कि दुनिया की सबसे छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, तो बिल्कुल आप सभी जानते हो। और उन्होंने बोला कि अनुमानित है कि अगले 5 वर्षों में हमारा जो अर्थव्यवस्था होगा वो 5 ट्रिलियन का होगा और अगले 8 वर्षों में यह 10 ट्रिलियन का हो जाएगा। यानी उन्होंने टोटल बोला तो 8 वर्षों में, लेकिन 2030 का उन्होंने टारगेट रखा है कि 2030 तक हम लोग 10 ट्रिलियन के इकोनॉमी को पार कर सकते हैं, ठीक है। ये था उनका अनुमान, तो आपसे हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो चलिए देखते हैं अब हाइलाइट्स जो बजट 2019 के हैं और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि 5 लाख रुपए तक सालाना कमाने वालों को टैक्स नहीं भरना होगा। ये इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट इस बजट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा वो यही रहा कि 5 लाख तक के अब इनकम वालों को टैक्स से रिबेट मिल जाएगा। पहले ये था 2.5 लाख यानी 2.5 लाख, और इस 2.5 लाख को बढ़ाकर कर दिया गया 5 लाख। 5 लाख से ऊपर अगर कोई भी आपका इनकम है तो आपको
उसी स्लॉट में चेंजेस नहीं आया है। आपको ये भी याद रखना है कि जो टैक्स का स्लॉट है वो वही है जो पहले से था। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 5 लाख तक का तो डायरेक्ट हो गया, ठीक है। डायरेक्ट अगर आपका इनकम 5 लाख तक है तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन इनडायरेक्टली आप कितना सेव कर सकते हो, तो ये है टोटल 6.5 लाख। 6.5 लाख तक अगर आपका इनकम है तो आप इस स्लैब में आ सकते हो। 1 लाख, अगर आप 1 लाख को कहीं पर ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करते हो जहां पर आपको टैक्स से बचत हो सकती है, जैसे आप LIC वगैरह जानते हो, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, बीमा वगैरह सब अगर कोई भी करवाते हो आप, तो उसमें टैक्स में रिबेट मिलता है। यानी टैक्स रिबेट होने वाले कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो आपको 5 लाख के स्लैब में फाइनली आ जाना है, तो फिर आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो टोटल आपको 6.5 लाख तक के इनकम वालों को टैक्स इस बार नहीं लगेगा, ठीक है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक थोड़ा सा स्लैब था जो आपको याद रखना है कि 5 लाख और 6.5 लाख में डिफरेंस क्या है। तो 5 लाख डायरेक्ट हुआ और इनडायरेक्टली 6.5 लाख वाला भी 5 लाख में आ सकता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करके ऐसे जगह पे जैसे बीमा वगैरह होते हैं। अगला पॉइंट है कि नया घर बनाने वाले को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। तो जो भी न्यू घर बना रहे हैं उनको इनकम टैक्स में छूट मिलेगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2.40 लाख यानी 2,40,000 रुपए तक मकान किराए पर TDS भी खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अगर आपके मकान से आपको 2,40,000 तक का किराया आ रहा है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई TDS नहीं लगेगा। अब यहां से आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि पहले अगर देखो किसी भी इंसान के पास एक घर है तो कोई बात नहीं, अगर दूसरा घर है तो उस दूसरे घर पर उनसे जो किराया होता था उस पर टैक्स लिया जाता था, क्योंकि उसको सोर्स ऑफ इनकम माना जाता था। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 घर है और एक घर को वो लोग रहने के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन दूसरा फ्लैट जो है वह या तो खाली पड़ा हुआ है या उसमें भी उन्हीं के फैमिली मेंबर्स रह रहे हैं। तो इस तरह में उनको नुकसान होता था। तो इस बार सरकार ने ऐसा किया है कि दूसरे घर को भी इसमें टैक्स फ्री कर दिया गया, यानी 2 घर आप रख सकते हो, तीसरा घर आपके पास अगर है तो उस पर आपसे TDS लगाया जाएगा, उस पर टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट था जो याद रखना है। अगला है टैक्स छूट से 3 करोड़ मिडिल क्लास वालों को फायदा होगा। इस टैक्स के छूट से जो मकान किराए वाले हैं, इसमें से टैक्स के छूट से और जो आपके सैलरी वगैरह सैलरीड पर्सन को जो बेनिफिट मिल सकता है टोटल टैक्स को डिडक्ट करने के बाद, 5 लाख तक के स्लॉट को हटाने के बाद, तो इसमें से टोटल 3 करोड़ मिडिल क्लास फैमिली को बेनिफिट होगा। इसके बाद और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। पहले 40,000 किया गया था, उसके बाद 40,000 से बढ़ाकर अब स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, स्टैंडर्ड डिडक्शन अब 50,000 हो गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है? देखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ वैसे फंड्स होते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट टैक्स से रिबेट मिलता है, ठीक है। तो वो पहले 40,000 था और अब इसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। अगला पॉइंट है कि बैंकों के लिए 4R स्कोप। ये आपको सिर्फ नाम याद रखना है, इसमें 4R ये क्या है? तो एक R का मतलब है रिकॉग्नाइजेशन, दूसरा है रिजोल्यूशन, तीसरा है रिकैपिटलाइजेशन और चौथा है रिफॉर्म। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि 4R में निम्न में से कौन सा नहीं आता है, तो आपको चारों R का फुल फॉर्म आना चाहिए। क्या होता है? रिकॉग्नाइजेशन, रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म। तो इसको आप या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो या नोट डाउन कर लेना कि ये 4R स्कोप क्या है। ये पहले भी आया हुआ था और इसी को फिर से रिपीट किया गया है। अगला पॉइंट है कि 40,000 तक के ब्याज पर TDS नहीं लगेगा, ठीक है। अगर 40,000 तक का आपको ब्याज से यानी इंटरेस्ट, आप अगर बैंक में आप पैसा रखते हो उससे आपका इंटरेस्ट आ रहा है, 40,000 तक का अगर इंटरेस्ट आता है तो उस पर आपसे कोई TDS नहीं लिया जाएगा। अगर उससे ज्यादा होता है तो फिर आपसे TDS लिया जाएगा। अगला है ग्रेचुइटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ग्रेचुइटी का सीमा। ग्रेचुइटी क्या होता है? देखो, पहले क्या, कहीं पर भी अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जब रिटायर करते हो तो आपको एक मुश्त कुछ पैसा दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं ग्रेचुइटी, ठीक है। इन शॉर्ट आप समझते जाओ सबको। तो ग्रेचुइटी की सीमा पहले 10 लाख थी, अब इस 10 लाख को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 20 लाख कर दिया गया है। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का जो मानदेय था उसको 50% से बढ़ा दिया गया है। कितना से बढ़ा दिया गया है? 50% से आंगनवाड़ी और आशा के कार्यकर्ताओं का मानदेय। अब किसान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि इस बार का बजट जो है वह लोअर क्लास, मिडिल क्लास और किसानों के लिए मिला जुला ही बजट था। तो आपको किसानों के बेनिफिट के लिए जो भी किया गया वो इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं कि किसान के लिए क्या है। तो सबसे पहला बात आपको याद रखना है कि योजना का नाम किसान सम्मान निधि
ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीएम किसान नाम दिया गया है, पीएम किसान। इसका पूरा है किसान सम्मान निधि, इस योजना का शुरू किया गया है। तो 2019 के बजट में किसान के लिए एक सबसे बड़ा ऐलान था किसान सम्मान निधि का लागू होना। तो किसान सम्मान निधि के तहत जो आपका सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए आएंगे 3 किस्तों में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान हैं तो हर वर्ष बिना कुछ उनसे पूछे, बिना कुछ उनसे लिए हर वर्ष उनके खाते में 6,000 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, और ये 6,000 आएंगे टोटल 3 किस्तों में, 2-2 हजार करके 3 किस्त आएगा और 3 किस्तों में ये 6,000 रुपए उनको मिलेगा। तीसरा पॉइंट है कि ये पैसे सीधे किसानों के खाते में जाएंगे, यानी उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अपना आधार कार्ड लिंक कराना होगा और उनके खाते में डायरेक्ट हर साल 6,000 रुपए आ जाएंगे 3 किस्तों में। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है कि दिसंबर 2018 से लागू होगी, 12 करोड़ किसानों को होगा इससे फायदा, यानी दिसंबर 2018 से ही इसको लागू कर दिया जाएगा, यानी जनवरी फरवरी मंथ का भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, यानी 6,000 रुपए जो उनको मिलना है वो इस साल से मिलने लगेगा। ठीक है, अगला है आपका कि बजट में 75,000 करोड़ रुपए रखे गए। तो इन किसानों को देने के लिए जो 6,000 देना है, इनके लिए 75,000 करोड़ रुपए रखा गया है बजट में। अब देखो ये बहुत छोटा सा अमाउंट है किसी भी किसान के लिए, लेकिन देश के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे छोटे किसान हैं। तो टोटल 75,000 करोड़ रुपए रखा गया है और 75,000 करोड़ बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है और इससे टोटल जो देश का जो फिजिकल डेफिसिट है उस पर भी असर पड़ रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसके कारण फिजिकल डेफिसिट पे भी असर पड़ा है। अगला पॉइंट है कि गाय के लिए राष्ट्रीय कामधेनु योजना लागू हुआ। ठीक है, अभी आपने एक योजना देखा जो किसानों के लिए था, किसान सम्मान योजना, और दूसरा है आपका कामधेनु योजना जो गाय के लिए है। तो 2 योजना आया इस बार के बजट में और दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, नस्ल में सुधार के लिए पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, कामधेनु योजना के तहत गाय के नस्ल के सुधार के लिए पैसे दिए जाएंगे। अगला पॉइंट है कि मछली पालन के लिए आयोग बनेगा। यह भी इंपॉर्टेंट है कि मछली पालन के लिए एक आयोग का अलग से गठन होगा। पशुपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा। किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन के लिए भी अब बनेगा। अगला पॉइंट है आपका कि पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए कर्ज में 2% का छूट। तो पशुपालन और मत्स्य पालन इन दोनों के लिए अगर आप कर्ज लेना चाहते हो, यानी कोई भी इंडिया का आदमी अगर कर्ज लेना चाहता है तो उनको कर्ज में 2% का छूट मिलेगा। यानी इस बार टोटल बिजनेस पे थोड़ा सा फोकस किया गया है। अगला है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन का ऐलान। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक श्रम योगी मानधन का ऐलान किया गया है। तो 3 तरह का योजना आपने इस बार का देखा, एक था किसान के लिए, दूसरा था आपका गाय के लिए और तीसरा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये है लेबर्स के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट योजना है जो आपको ध्यान से याद रखना है सारा पॉइंट इसका। इस योजना से 10 करोड़ मजदूरों को लाभ मिलेगा। तो आपका जो किसान वाला योजना था उसके तहत लगभग 12 करोड़ किसानों को लाभ मिल रहा था और जो ये लेबरों के लिए इसमें लगभग 10 करोड़ मजदूरों को लाभ मिलेगा। ठीक है, कौन सा, श्रम योगी मानधन योजना के तहत। दूसरा पॉइंट है इसके लिए मजदूरों का बोनस, 21,000 वेतन वालों को 7,000 बोनस मिलेगा। ठीक है, अगर बोनस का बात करें तो जिसका 21,000 का वेतन है तो उनको 7,000 का बोनस दिया जाएगा। अगला पॉइंट है इसमें मजदूरों को पेंशन कम से कम 1,000 हर महीना मिलेगा। यानी कोई भी मजदूर है वो कहीं पर भी काम कर रहा है तो उसको 1,000 पर मंथ उसको मिलेगा पेंशन। इसके बाद पेंशन का थोड़ा सा दूसरा भी स्कीम है कि 15,000 सैलरी पाने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए की पेंशन देने का भी प्रावधान किया गया है। यानी अगर कोई मजदूर है वह किसी असंगठित क्षेत्र में यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 15,000 का सैलरी मिल रहा है उसको, वहां पर वो काम कर रहा है, तो उसको जब 60 साल उसका एज हो जाएगा तब उसके बाद उसको 3,000 रुपए का पेंशन दिया जाएगा। इसके बाद है अच्छा, इसके तहत उसको जो सरकार के फंड में डालना होगा वो 100 से लेकर 55 रुपए तक का स्कीम है, हर मंथ उसको डालना होगा। तो ये थोड़ा सा स्लॉट वेरी करेगा इसमें, लेकिन बहुत अच्छा एक स्कीम है। अगला पॉइंट है कि पीएफ वालों को 6 लाख का बीमा मिलेगा। यानी कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो पीएफ के अंडर कवर होता है तो उसको 6 लाख का बीमा मिलेगा ईपीएफ के तहत।
अगला है कि श्रमिकों की मौत पर अब 2.5 लाख रुपए की बजाय 6 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। यानी कोई भी श्रमिक का अगर मौत होता था पहले तो 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता था, लेकिन अब अगर काम करने के दौरान उसकी मौत हो जाती है तो उसको 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है रक्षा बजट पर सबसे ज्यादा फोकस। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है रक्षा बजट पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया इस बार के बजट में, और ऐसा पहली बार हुआ है कि डिफेंस सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का बजट आवंटित किया गया। इसमें आपको याद क्या रखना है कि इंक्रीज जो हुआ इस बार लगभग वो 6.87% से इंक्रीज हुआ है। जो पिछले बार था वो लगभग 2.98 लाख करोड़ था। कितना था? 2.98 लाख करोड़। ठीक है, इतना करोड़ का बजट था पिछले साल का, और इसको बढ़ाकर किया गया है 3.18 लाख करोड़। कितना किया गया है? 3.18 लाख करोड़। तो ये बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है और पिछले साल से ये 6.87% अधिक है। ये तीनों डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तीनों डाटा आप याद कर लो। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है उज्ज्वला योजना में 2 करोड़ नए कनेक्शन दिए जाएंगे। तो ये सब घिसा पीटा बात है पुराना का ही, कितना नया कनेक्शन मिलेगा? तो लगभग 2 करोड़ नया कनेक्शन दिया जाएगा उज्ज्वला योजना के तहत। एनपीएस में सरकार का योगदान 4% से बढ़ा दिया गया है। एनपीएस हो गया न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम, ये एनपीएस आप यहाँ से ध्यान रखना, यह है न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम। तो इसके तहत अगर मान लो पहले सरकार देती थी 10%, तो अब बढ़ाकर इसको किया गया है 14% तक, यानी 4% बढ़ा दिया गया है एनपीएस में सरकार का योगदान। अगला है मनोरंजन के लिए सिंगल विंडो योजना, एक जगह पर हर तरह की मंजूरी। ये इंपॉर्टेंट है। मनोरंजन क्या हुआ? देखो, अगर फिल्म इंडस्ट्रीज का बात करें तो अगर कोई बाहर से यहाँ शूटिंग करने आता है या कुछ भी ऐसा होता है, ठीक है, तो बहुत सारे परमिशंस लेने पड़ते हैं, बहुत जगह उनको परमिशन लेना पड़ता है। तो अब क्या होगा, उनके लिए सिंगल विंडो योजना लाया गया है। यानी किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है, जितने तरह का फॉर्मेलिटीज है वो सब एक जगह पे, वो एक काउंटर पे जाएंगे, उनका सारा फॉर्मेलिटीज पूरा हो जाएगा। यानी अब मूवीज वगैरह यहाँ बनाना आसान होगा। अगला जो पॉइंट है वो है कि घुमंतों जनजातियों के लिए अलग से बोर्ड बनेगा। आप जानते हो बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं इंडिया में जो घुमंतू बोडिया की तरह जिंदगी जीते हैं, यानी नोमैड्स हैं, वो लोग नोमैडिक लाइफ जीते हैं। उनका एक जगह सेटलमेंट नहीं होता है, वो एक जगह घर बनाकर नहीं रहते हैं। तो उनके विकास के लिए एक अलग से बोर्ड बनाया जाएगा। अगला वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन करेगी सरकार। तो ये जो बोर्ड होगा, ये वेलफेयर बोर्ड, ये इन सारे कामों को देखा जाएगा। तो वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड वह कहलाएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है कि मैटरनिटी लीव 26 सप्ताह का रहेगा। तो ये शायद पिछले बार के बजट के बातों को रिपीट किया गया, पिछला बार ही 26 सप्ताह कर दिया गया है। तो मैटरनिटी लीव होगा 26 सप्ताह का, आपको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है। हरियाणा में जो 22 यानी 22वां एम्स है वह खुलेगा। तो ठीक है, 22वां एम्स, देश का 22वां एम्स कहाँ खुलने वाला है? ये हरियाणा में खुलने वाला है। ये है अगला पॉइंट। ये भी इसका अनाउंसमेंट पहले हो चुका था, तो फिर भी उन्होंने ये वहां पर गिना दिया। अगला जो पॉइंट है वो है फिजिकल डिफिसिट। देखो, फिजिकल डिफिसिट क्या होता है कि अगर हमारा जो एक्सपेंडिचर है वह रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए एक्सपेंडिचर, तो हमारा जो बजट है वह लॉस में चला जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल डिफिसिट। ठीक है, यानी हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है हमारे इनकम से। अब मान लो अगर सरकार को इनकम है 100 रुपये का और खर्च है 110 रुपये का, तो ये 10 रुपये क्या हो गया? सरप्लस खर्च हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉस, और ये होता है आपका डेफिसिट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट। सिंपल सा भाषा में आपको समझ में आ गया। ये अगर 100 और 110 है, 100 हमारा इनकम है, 110 खर्चा है, यानी यहाँ पर आपका 10% का फिजिकल डेफिसिट है। तो इसी तरह से हमारे बजट में भी होता है। हर साल इसको घाटे का बजट बोलते हैं। ठीक है, हर साल हम लोग घाटे का ही बजट बनाते हैं, क्योंकि कभी आज तक भारत को इनकम हुआ ही नहीं है, इसके इनकम का बजट कभी बना ही नहीं है कि इतना सरप्लस बच गया। हर साल हम लोग बहुत सारे लोन लेते हैं विदेशी कंपनियों से, विदेशी बैंकों से, और फिर उसको अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग खर्च करके, और फिजिकल डेफिसिट का बजट हर वर्ष यही करते हैं, हम लोग यही बनाते हैं। तो फिजिकल डेफिसिट जो है इसको 2019-20 के लिए रखा गया है 3.4%, और 2018-19 जो अभी चल रहा है, जब आपका फाइनेंशियल ईयर होगा, लास्ट होगा मार्च में, तो इसके बाद इसका रिपोर्ट आएगा, इसके लिए भी अनुमानित किया गया 3.4%। ठीक है, पहले जो ये अप्रॉक्स था वो 3.1% या 3.2% के आसपास रहने का उम्मीद था। लेकिन जो अभी आपके किसानों को जो 6,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा, इसको लेकर एक न्यू इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा डेफिसिट आया है।
ठीक है, थोड़ा ज़्यादा लॉस हमें हो रहा है, सरकार को लॉस हो रहा है, इसी कारण से ये थोड़ा बढ़ गया है। तो आप याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है कि फिस्कल डेफिसिट कितना अनुमानित है 2019-20 का, ये 3.4%, और 2018-19 के लिए भी 3.4%, यानी दोनों के लिए अप्रॉक्स सेम है। ठीक है, तो जब न्यू सरकार आएगी और तब तक हमारा बजट भी फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो जाएगा, तब तक रिपोर्ट भी आ जाएगा, तब उस वक्त जो जेन्युइन है, ओरिजिनल है, वो रिपोर्ट आएगा। ठीक है, तब तक अभी आप याद रखो 3.4% ये हमारा फिस्कल डेफिसिट इस साल का जो बजट में लाया गया था। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा बजट का हाईलाइट, जो आई होप कि मैंने बहुत शॉर्ट में और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कवर करवाए जो जरूरी था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी से लेकर मिड 2019 तक जो भी एग्जाम होगा उसमें आपको इससे क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसके बाद फिर जब न्यू सरकार आएगी तो उनका जब बजट आएगा तो फिर उससे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये सारा पॉइंट दिमाग में रखना है। अगर कुछ न्यू पॉइंट्स आया तो फिर आपको कंपेयर करने को भी बोला जा सकता है, इसलिए अभी का चीज अभी आप क्लियर कर लो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ताकि जो भी अभी पढ़ने वाले हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाए इससे। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।